हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सिंपल क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से। देखिए क्या कहता है। एबीसी का रेशियो ये 1/4, 1/3 और 1/2। ये कह रहा है कि इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल, एक काम करिए आप, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। 12 क्या, इन तीनों का एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ही आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3:4:6। ये 3, 4 और 6 जो है ये आपके एबीसी की वैल्यूज हैं। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे a/b, यानी ये हो गया आपका 3/4। ये हो जाएगा b/c, यानी 4/6, और ये हो जाएगा आपका 6/3। अब इसको भी आप 4, 6 और 3 का एलसीएम वही 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3, और तो ये तो हो गया 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, तो यानी 24। ये इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। फ्रैक्शन से पहले इसको इंटीजर्स के रूप में रेशियो कन्वर्ट करो, और ये एबीसी की वैल्यू आपको यहां इसमें पुट करनी है, सोल्व करना है। नॉट चॉइस का रेशियो है, ये इसका पहला ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 62। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 16 भुजाएं हैं। बताइए इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप इंटीरियर एंगल मत याद करो, आप प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल याद करो। यानी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 360/n। 360 में आपको मात्र भाग देना है 16 का। ये 45/2 22.5 डिग्री आ रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये प्रत्येक बहिष्कोण है 22.5, और बहिष्कोण को 180 में से घटाएंगे, अंतः कोण आ जाएगा। तो आप 180 में से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 57.5 यानी 157.5। ये आपके पास अंतः कोण हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। 180 में से माइनस करना है 22 सही 1/2 डिग्री, आपके पास आ गया 157 सही 1/2 डिग्री। ये इसका आंसर है, दूसरा ऑप्शन। इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल में कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। 360 डिग्री को आप डिवाइड करो 16 से, यानी नंबर ऑफ साइड से, तो आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल आएगा। और 180 में से इसको एक्सटीरियर एंगल को जब लेस करोगे तो आपके पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। प्रत्येक अंतः कोण 157 से 1/2 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 62। 63 को देखिए आप। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सी वैल्यू पुट करनी और कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप, 5 cos स्क्वायर 60 आपको पता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो हो गया 5/4। 5/4 प्लस ये 2/√3 यानी 4/3 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई 16/3, यहां वैल्यू रखेंगे 1। इस तरीके से 10 60 की वैल्यू √3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर होने के कारण, और माइनस 1/4 हो गया इसका मान, और इसका मान हो गया स्क्वायर होने के कारण 1/2। सोल्व कर लीजिए। ये देखिए आपका 5/4 में से 1 कम करोगे 1/4, 1/4 ये बचा, 16/3 ये है। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 3/4, 9/4।
ये 3 और 64 67 67/12 और ये देखिए 4/9 4/9 यानी ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स और आपके पास आ जाएगा 67/27 इसका आंसर। यानी इसमें आप देखें ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर 67/27। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63। सिंपल वैल्यू पुट करने और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। जो आपको बताया जाता है इससे कुछ भी बाहर नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको यहां यूज करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कैलकुलेटिव, वो तो पेपर में हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी 5-6 के रेशियो में पूंजी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 5वां हिस्सा इसमें विड्रॉ कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 1/3 इसमें वृद्धि कर देता है। कब? 4 महीने बाद। ये कह रहा है कि 6.3 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना है, और वो भी लाख के रूप में आंसर दे दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि ए और बी ने 5-6 के रेशियो में पूंजी लगाई, तो कहने का मतलब ए ने 5 रुपए लगाए, ए ने 5 रुपए और बी ने लगाए हैं 6 रुपए। ए ने 5 रुपए लगाए मात्र 4 माह के लिए। 4 माह बाद में इसने 1/5 पूंजी विड्रॉ कर ली। शुरू में 5 रुपए लगाए थे, 5 का 5वां हिस्सा कौन सा? 1 रुपया। तो कितने रुपए बचे? 4 रुपए बचे और ये इन्वेस्ट रहे बाकी 8 माह। ये लीजिए कैपिटल इनटू टाइम। ये आपका कैपिटल इनटू टाइम आ गया। किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। और देखिए बी ने कितने रुपए लगाए थे? 6 रुपए। 6 रुपए 4 माह तक इन्वेस्ट रहे। 4 माह बाद में ये कुछ पूंजी विड्रॉ कर लेता है। कितनी पूंजी विड्रॉ नहीं करता, ऐड करता है, 1/3 पूंजी। तो 6 रुपए पहले लगाए थे, 6 का 1/3 यानी 2 रुपए और लगा देता है, तो ये इसके रुपए हो जाते हैं 8 और ये रुपए शेष 8 माह तक इन्वेस्ट रहेंगे। ये देखिए आप, ये हो गया बी का कैपिटल इनटू टाइम, अर्थात ये वो रेशियो हो गया जिस रेशियो में इस लाभ को बांटा जाना है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व भी इस तरीके से करें। देखिए आप 4 से 4 4 और ये 4 और 4 से कट गया 2 बार। आप देख लीजिए ये आपका हो गया 8 और 5 13 और इधर हो गया 6 और 16 22। 13-22 के रेशियो में इसको बांटना है। किसको? 6.3 लाख रुपए को। तो बी का हिस्सा कितना हुआ? बी का हिस्सा हुआ 22 बटे इन दोनों का टोटल 35 इंटू 6.3। और अब आप काट दीजिए। देखिए 7 से कट रहा है 0.9 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ये 198 यानी 19.8 और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से 15 तो 1 हो गया। 3 48 यानी 9 और ये बच गया 3 जो 30 यानी 6। 9.96 लाख रुपए। ये है बी का प्रॉफिट, यानी पहला ऑप्शन आंसर। आपको सिंपल कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना है। ये जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में इसको बांटना है। बड़ा सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई विशेष कैलकुलेटिव भी नहीं आप कहीं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन है बड़े सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 65, 65वां क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। कोई दुकानदार 55 रुपए पर केजी की दर से 20 किलो चावल, 50 रुपए पर केजी की दर से 25 किलो चावल और 60 रुपए पर केजी की दर से 35 किलो चावल खरीदता है। वह ट्रांसपोर्टेशन पर 150 रुपए की राशि और खर्च करता है और फिर इन सभी प्रकार के चावलों को मिक्स करता है और ये पूरे स्टॉक को 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता है। बताइए इस पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ हुआ? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। हम बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की, यानी कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस देखिए
55 इंटू 20 1100 रुपए तो एक हो गए। 50 इंटू 25 125 यानी 1250 रुपए ये हो गए। फिर 60 इंटू 35 यानी 210 2100 रुपए ये हो गए। 60 को मल्टीप्लाई करना है 35 से 2100 और 150 रुपए ये एक्स्ट्रा और खर्चा हो जाता है। 150 रुपए कॉस्ट प्राइस होगी। ऐड कर लिए 0 0 ये हो गया आपका 2 2 4 5 6 और ये 4600 ये कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर आइए आप। सेल करने के लिए टोटल कितना किलो चावल है आपके पास 20 ये हो गया 25 45 45 और 35 80 किलो चावल इसने सेल किए इस रेट पर। तो ये हो गया 62.56 इंटू 80 सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपके पास आ जाएगा 8 से गुणा करेंगे 8 से 48 4 40 4 44 4 16 4 20 2 और ये 50 ये लीजिए ये सेलिंग प्राइस। अब आप खुद देख लो कितना प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया 504.8 रुपए का ये प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हुआ किस पर 4600 रुपए पर। 500 नहीं ये हुआ 400 ही हुआ अपना 400 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 2 से काट दीजिए तो 202 पॉइंट ये आ गया 4 और इसमें दीजिए 23 का भाग। ये देखिए 23 8 184 184 के बाद में 16 2 18 184 फिर बच गए तो 8.8% ये लाभ हो गया। तो बिल्कुल से इनिशियली जो क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं ऐसे क्वेश्चन से सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके सामने जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है जबकि एक्स की वैल्यू है सेक 57 डिग्री। मैं आपसे कह रहा हूं इस एक्सप्रेशन को देखिए और सोल्व करिए। सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का योग 90 हो रहा है। फॉर्मूला बता रखा है इसकी वैल्यू 1 है। इसकी भी वैल्यू 1 ही है क्योंकि ये कोस बाय साइन हो जाएगा। इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है तो ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। सेम फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। इसकी वैल्यू भी 1 है। देख लीजिए आप ये आपका साइन बाई कोस हो जाएगा। साइन बटे कोस में एंगल्स का सम 90 होते ही वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार से आपके पास 1 + 1 + 1 3 तो ये हो गया। अब रही बात कोट स्क्वायर 33 की। लेकिन हमें तो सेक चाहिए क्योंकि सेक जब आएगा तभी एक्स वैल्यू रखेंगे और साथ में एक चीज और ये 57 है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि इसको आप 90 में से घटाओ तो आपके पास 57 ही बचेगा। ये जैसे 90 में से लिखोगे तो कोट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हुआ 10 स्क्वायर और अब ये है प्लस का 3। अब हमें सेक चाहिए ये 10 है तो 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर -1। ये देखिए -1 और प्लस का 3। अब आप इसका मान लिखिए। इसकी वैल्यू है x तो ये x इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए तो ये हुआ x स्क्वायर और ये प्लस का 2। ये इसका आंसर है यानी 4th ऑप्शन इसका आंसर। देखिए कहीं भी कोई दिक्कत हो तो जो फॉर्मूले बताए थे वही फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यूज करने हैं। ये 1 हो रहा है ये 1 हो रहा है ये 1 3 तो ये हो गए और इसको अब सेक में कन्वर्ट करना है तो कोट स्क्वायर से सेक स्क्वायर में 10 स्क्वायर में 10 स्क्वायर से सेक में पहुंच जाओ। कहां दिक्कत है। लेकिन आपको एंगल 57 बनाना पड़ेगा। गाइडलाइन यहां से मिल जाती है 33 और 57 तो 57 तो करोगे आप और वो 90 में से माइनस करके किसी भी एंगल को 90 में से सपरेट करके लिखते हैं तो कोट हमेशा 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 66 है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं एंगल यूज कर लीजिए, वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है ये। कोट स्क्वायर साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, ये भी कट जाएगा। लेकिन नहीं, इस सॉल्यूशन में मत जाओ आप। सिंपल इसमें 45 डिग्री मेरे हिसाब से, क्योंकि 0 90 में दिक्कत आएगी, क्योंकि 0 में इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 90 पर ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें 45 डिग्री यूज कर लो। अब देखिए 45 डिग्री जब यूज करते हैं तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आती है? 45 पर ये हो गया √2 और ये आपका √2 + 1 हो गया, √2 + 1 हो गया। ये 1/√2 होगा 45 डिग्री पर, तो इस तरीके से √2 - 1/√2 हो गया ये। और ऐसे इसको देख लो आप, ये कोसेक स्क्वायर 45 यानी 2 - 1 और ये आपके पास फिर आ गया 1/2। अब इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल से सिंपल सॉल्यूशन। √2 आपका कैंसिल हो गया, इन दोनों का गुणा 1 हो गया है, बिल्कुल से √2 + 1 √2 - 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। और यहां ये 1/2, ये 1/2 यानी इसकी वैल्यू 2 है। तो 45 डिग्री पर ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 2 आ रहा है? अगर 45 रखेंगे तो इसमें 1 आएगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं है, नहीं है इसका आंसर। 45 पर ये आएगा 1/√2, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका मान आएगा 45 डिग्री पर 2, तो ये इसका आंसर हुआ। और 45 पर ये आएगा 1/2, ये भी इसका आंसर नहीं है। बड़ा सिंपल है। एंगल रख दो, 3 4 5 मेथड यूज कर दो, या फिर इसको बेसिक से भी करें तो कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन एंगल से इजी वे में सोल्व हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहे हैं, पढ़िए देखिए। 18 × 36 × 72 डायमेंशन वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 क्यूब्स बनाए जाते हैं। यह कह रहा है कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की योगफल का रेशियो क्या है? दो चीजें इसमें नोट करी, एक तो ये रेशियो पूछा, इसमें पार्श्व पृष्ठ की बात करी है, न कि क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की, सिर्फ लेटरल फेसेस का जो एरिया है उसकी बात करी है। तो यहां एक कंफ्यूजन डेफिनेटली है। स्टूडेंट ज्यादातर इसको टोटल सरफेस एरिया में ले जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। जब भी किसी सॉलिड को पिघलाकर दूसरे सॉलिड बनाए जाते हैं तो उनका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। तो जब इस घनाभ को पिघलाकर 8 घन बनाए जाएंगे, अब घन की भुजा को a मान लो, तो 8 घनों का आयतन 8a³ हो गया। ये देखिए 8a³, 8 घन पिघलाए गए, सॉरी 8 घन बनाए गए हैं इस घनाभ को पिघलाकर, तो एक घन का आयतन ये होता, तो 8 का ये हो गया। ये किसके बराबर? ये इसके बराबर है। ये आयतन बराबर होना चाहिए। अब इसको सोल्व करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखिए कैसे, 8 से काट दीजिए 72 को, 9 बार कट गया ये, तो आपके पास a³ का मान कितना हुआ? देखिए मैं एक काम करता हूं, इसमें से 3 इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये 27 हो जाएगा। ये 12 हुआ, 12 × 18 216 हो गया, 216। तो फिर a के लिए क्यूब रूट ज्ञात करेंगे, 3 × 6 यानी 18 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये तो हुआ इस क्यूबॉइड को पिघलाकर और 8 क्यूब जो बनाएंगे उनमें से प्रत्येक क्यूब की प्रत्येक साइड हुई है 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये रेशियो किसका पूछा वो भी देखिए। रेशियो पूछा है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? ये देखिए 2 × लंबाई × चौड़ाई, यानी 18 × 36 प्लस 36 × 72 और प्लस 72 × वापस से 18। ये तो हुआ घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। इसका रेशियो किसके साथ? इसका रेशियो 8 क्यूब हैं, उनका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4a²। a का मान 18 है। ये देखिए
ध्यान रहे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो होता है 6a² और पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a²। क्योंकि इसमें बेस और इसका टॉप पार्ट जो है वो हट जाएगा, सिर्फ ये चार पृष्ठ आएंगे, तो 4a² होगा। और अब आप इसको सोल्व करें। सोल्व करना बिल्कुल से आसान। देखिए 18 प्रत्येक पद में से कट जाना चाहिए, ये 4 और ये 18, ठीक है। फिर 18 कट जाना चाहिए, तो 18 ये 18 से कट गया 4 बार, ये 18 से कट गया 2 बार, ये 18 से कट गया 2 बार। आपके पास सोल्व कर लीजिए। देखिए आपके पास आ गया 4 और 8, 12 2 14, 14 का डबल हुआ 28, ये तो 28 और ये 32 हुआ, 4 से और काट दिए 7 और 8, 7 और 8 का रेशियो, ये इसका आंसर है, पहला ऑप्शन। देखिए आप इसमें जो कंफ्यूजन है ना वो यही है कि पार्श्व को अगर आपने केयरफुली नहीं पढ़ा तो आप इसको 6a² करोगे, 6a² करोगे तो भी हो सकता है आपका आंसर आ जाए, 7 बार आ सकता है। तो ऐसी मिस्टेक करने की संभावना स्टूडेंट्स के साथ होती है। केयरफुली पढ़ेंगे तो कहीं कोई डाउट इसमें होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 बिल्कुल से कैलकुलेटिव है, इसमें दो राय नहीं। ये कह रहा है कि 10,500 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है, ये अमाउंट हो गया 2 वर्ष का, और सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि समान राशि यानी वो 10,500 रुपए समान दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो हाफ ईयरली चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। बताओ 1 रुपए के निकटतम ये राशि कितनी हो जाएगी। तो आप एक काम करें, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है, ये अमाउंट है, तो यहां से ब्याज निकल जाएगा। 10,500 इसमें से माइनस कर दो तो 3,150, तो 3,150 रुपए ब्याज के हैं इंटू 100। प्रिंसिपल अमाउंट 10,500 है, 2 साल की ब्याज की बात कर रहा है। ये तो हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो 1 जीरो काट दीजिए और फिर देख लीजिए इसका जस्ट ये 3 गुना हुआ, ये 3, तो 30/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। पहले सेंटेंस से तो आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, पहले सेंटेंस से तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि इसने इतने रुपए 2 वर्ष में इतने हो जाएंगे साधारण ब्याज की निश्चित दर पर, वो दर आपकी 15% है। अब ये कह रहा है इसी दर से यही राशि चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज हाफ ईयरली हो। आप तो ये बताओ 1 वर्ष की बात कर रहा है और हाफ ईयरली, तो रेट 7.5 हो गई। 1 वर्ष में टर्म्स 2 हो गई, 6 महीने की 2 टर्म्स, और रेट 7.5 हो गई। आपको डायरेक्ट मिश्र धन बताना है तो मिश्र धन का फॉर्मूला यूज करो। ये लीजिए मिश्र धन का फॉर्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10,500 और ये 1 प्लस रेट 7.5 और बटा 100 और ये स्क्वायर। सिंपल बेसिक तरीका यूज करो, अन्य कोई सा भी तरीका यूज करोगे कैलकुलेशन लेंदी ही होगी। एकदम से बेसिक तरीका आप यूज करिए। देखिए आप पॉइंट हटाओगे 1,003/40, 43/40, यानी आपके पास 10,500 और 43 का होल स्क्वायर 1849, 40 का हो गया 1600। अब आप 2 जीरो काट दीजिए, इनको आप मल्टीप्लाई करके और 16 का भाग दे दीजिए। मल्टी 105 और ये 1849 और 16 का भाग देंगे। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप खुद करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई 16 का भाग देंगे
तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 12,134 रुपए। ये यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल 15%, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है। और इसके लिए और बहुत सारे तरीके हैं, क्लास में बताते हैं। जैसे 2 अवधियों के लिए हम 2-1 कोएफिशिएंट को यूज करके भी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और भी तरीके जो क्लास में अक्सर बताता हूं, उनमें कोई सा भी तरीका यूज किया जा सकता है, लेकिन सभी के सभी इतनी कैलकुलेशन तो मांगेंगे ही मांगेंगे। लेकिन बेसिक से एकदम से सिंपल आपको करना क्या है, आपको मिश्र धन कैलकुलेट करना है, जिसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। रेट 7.5 हो जाएगी और एक वर्ष में 2 अवधियां हैं तो ये 2 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो 75/1000, 3/40 तो 43/40 हो गया, जिसका स्क्वायर ये हो गया। अब 2 जीरो काट के इसको मल्टीप्लाई करो, 16 का भाग दे दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 12,134 रुपए ये मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 70 आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 71। इसमें कुछ विशेष है नहीं, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं 27 है, 27 को इसके अंदर ले जाओगे तो 3 हो जाएगा। 3 यानी ये तो 0.75 का क्यूब है, ये देखो आप, प्लस 125, 5 को इससे गुणा 0.25 का क्यूब, ये लीजिए, ठीक। और अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, आपका ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ए बी को एक साथ कैलकुलेट करके लिख दिया। आप इसको चेक कर सकते हो। अब इसका आंसर देना मैंने खूब बताता हूं क्लास में, ए क्यू प्लस बी क्यू, आंसर ए प्लस बी आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 0.75 प्लस 0.25, आंसर इसका आ जाए 1.00। ये इसका आंसर एक, ये देखिए सेकंड ऑप्शन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 27 को ब्रैकेट में ले जाओगे तो इस 3 हो जाएगा, 3 का 25, तो ये गुणा करेंगे तो 0.75 हुआ। और इसी तरीके से 0.05 गुणा करोगे 0.25 हुआ। ए क्यू प्लस बी क्यूब, इसको थोड़ा सा जरूर चेक करना है। आपका ए स्क्वायर दूर से दिख रहा है, यह आपका ए स्क्वायर है। और अब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो टर्म है इसको सोल्व करके इसने यहां लिख दिया। ये आपको पहले चेक जरूर करना पड़ेगा। सोल्व करोगे तो यही चीज आएगी 0.25 इंटू 0.5, काफी इसने दिमाग लगाया है। इसको जब सोल्व करोगे उसके वापस से फैक्टर करने पड़ेंगे, तब ये चीज आपके पास आएगी। वैसे ये चीज समझ गए तो इसमें है कुछ भी नहीं, इन दोनों को जोड़ना है, एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 72। 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबवर्तीय बेलन का आयतन इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिलेंडर की बात कर रहा है जिसका वॉल्यूम ये बता रहा है। वैसे इसका वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, और एच का मान 8 दिया हुआ है, और इसका मान ये आपको ये बता रहा है। इससे डायरेक्ट रेडियस आ रही, देखिए कैसे, पाई से पाई कैंसिल, और 8 का दे दीजिए भाग, तो आर स्क्वायर का मान 832, और ये 7 2 यानी 9, तो आर का मान तो यहां हो गया 7 सेंटीमीटर। और अब आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, इसलिए 2 पाई आर एच, और आप देखिए पाई में ऑप्शन दे रखा, तो पाई तो रहने दीजिए, तो 2 इंटू पाई, और ये आर का मान 7, हाइट 8, 8 7 56 दूनी 112 पाई, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन ऑप्शन 4, 112 पाई। जब पाई ऑप्शन में दे रखा है तो पाई को कभी सोल्व नहीं करें। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 72 मेन सॉल्यूशन का एकदम से सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 73। यह कह रहा है पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर हो जाती है 10%,
और 5 वर्ष के बाद जो भी अवधि है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12%। यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं तो उस द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है? मैं आपसे कह रहा हूं 2 वर्ष के लिए रेट हुई 6%, तो ये 12% ब्याज तो ये हो गया। परसेंटेज में चलने दीजिए डायरेक्ट। 2 वर्ष सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 वर्ष 6%, 12% ब्याज ये हो गया। फिर अगले 3 वर्ष ये है 10% के हिसाब से तो 30% ब्याज ये हो गया। 3 2 5 वर्ष, टोटल 7, 2 वर्ष में ये कितना हुआ? 24% ये हो जाएगा। भाई 5 वर्ष की अवधि के बाद 2 वर्ष और बच गए ना, टोटल 7 बता रहा है, तो 2 वर्ष में 12% के हिसाब से 24% ब्याज ये हो गया। तो अब आप खुद देख लो, 24 से 12, 36, 38, 66, ये ब्याज होगा 66%। अब ये 66% का मान बता रहा आपको 12,771 रुपए। आपको टोटल 100% कैलकुलेट करना, तो 100% के लिए 12,771 बट्टे 66 इंटू 100, बस इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर दीजिए। 11 से तो मेरे हिसाब से कट ही जाएगा, 9 बिल्कुल से कट रहा है, तो 11 से काटेंगे तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, और ये बच गया 6 7, तो ये 6 और बाद में 1, और बटे 11 से काटेंगे तो ये हो गया 6 और इंटू 100। और अब आप देख लो, ये भी आपका 6 3 9, 3 से कट रहा है, 2 से इसको काट दो, 6 पूरे कंप्लीट हटा लो, 3 का भाग देंगे तो ये 3 3 9, ये हुआ 8 3 24 और 7 21 इंटू 50, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर 7 5 35 हासिल 3 हो जाएगा, 40 3 43, 4 15 4 19,350 रुपए, 19,350 रुपए। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक अवधि में समान होता है। अगर ये रेट बता 6% तो 2 वर्ष में 12% ब्याज हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगले 3 वर्ष में रेट 10% रहेगी, तो 30% वो हो गया, तो ये आपका 30 और 12 42 तो ये हो गया। और फिर बाकी 2 वर्ष और बचे, 2 वर्ष में रेट 12 लगेगी, तो 2 वर्ष का 24% ब्याज है, 66% का मान है, 100 का मान बता दो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 73 है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का रेशियो 5 और 6 है, आयतनों का रेशियो यह है, ऊंचाई का रेशियो बताओ। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये लीजिए ऊंचाई का रेशियो, इस रेशियो में इसके स्क्वायर का भाग दे दो, 8 में तो दे दीजिए 5 का स्क्वायर का भाग, और 9 में दे दीजिए 6 का स्क्वायर का भाग, सोल्व कर दीजिए, हाइट का रेशियो आ गया 9 से 1 और ये 36 4 बार कट गया, क्रॉस में गुणा कर दो तो ये तो 832 हो गया, और 25 इंटू 1 ये 25 हो गया, 32 25 का ये आंसर। अब आप कहेंगे ये क्या कर दिया, ये क्या कुछ नहीं है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु है तो 1/3, ये वॉल्यूम होता है। रेशियो में ये कांस्टेंट है तो इसको तो हटा दो, सिर्फ आर स्क्वायर एच है। ये आर स्क्वायर एच क्या है, वॉल्यूम है। तो जब भी आपको हाइट का रेशियो चाहिए, हाइट का रेशियो चाहिए, तो इस वॉल्यूम में आर स्क्वायर का भाग दे दो। ये देखिए आर स्क्वायर का भाग, तो मैंने यही किया है कि वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ था और आर स्क्वायर रेडियस का रेशियो यहां है दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करके मैंने भाग दे दिया, आपके पास आंसर आ गया, सेकेंड ऑप्शन आंसर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका सिलेंडर के लिए लागू हो जाएगा, कौन के लिए भी लागू हो जाएगा। सिंपल पता है, जब भी रेशियो की बात करें तो ये जो कांस्टेंट होता है ये तो कैंसिल हो जाता है, तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप तो डायरेक्ट आर स्क्वायर का भाग दो वी में, तो एच का रेशियो आएगा 32 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027 और 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। बस यहीं रुक जाओ, आगे सोचेंगे क्या है। ये कह रहा है कि x वो लार्जेस्ट नंबर है जिसका भाग इनमें दिया जाए तो प्रत्येक मामले में समान रिमाइंडर रहता है। तो फिर ये x क्या है? फिर कुछ नहीं, x बड़ा सिंपल है। x एक्चुअल में इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस का एचसीएफ है। इनका डिफरेंस देखो सबसे पहले आप, ये आपका 45, 27, 7, 5 और 72 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो 27 और 48 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखो 120 हो गया। बस इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो कैलकुलेट करना है, जो दिख रहा है 24 हो जाएगा। ये लीजिए 24। खूब बता रखा है क्लास के अंदर कि जब लार्जेस्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना है, जबकि इस लार्जेस्ट नंबर का भाग इनमें दें तो समान शेषफल बचे, उस स्थिति में आप इनके डिफरेंसेस का एचसीएफ देख लो जो 24 आ रहा है। ये आपका x आ गया। अब ये कह रहा है कि x का फैक्टर कौन सा नहीं है? अरे भैया x का फैक्टर 6 तो है, 8 भी है, 4 भी, ये नहीं है। 16 इसका फैक्टर नहीं, देख लो आप। 24 का फैक्टर ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो तीनों फैक्टर हैं, 6, 4 तो, और ये 16 इसका फैक्टर नहीं। इसने यही पूछा कौन सा फैक्टर है, गुणक नहीं है, 60 नहीं है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 76। किसी भिन्न का हल इसके अंश के दुगने से 4 अधिक। जब अंश में 3 की वृद्धि की जाए, हल में 3 की कमी की जाए, तो ये 2/3 हो जाती है फ्रैक्शन। बताओ इस फ्रैक्शन के, इस मूल भिन्न के हर और अंश के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? किसी भिन्न का हल अंश के दोगुने से 4 अधिक। यानी जैसे अंश को आप x मान लें तो हर इसके दुगने से 4 ज्यादा, 2x प्लस 4। बड़ा सिंपल है, ये फ्रैक्शन होगी आपकी। इसने कहा इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का डबल करने के बाद में भी 4 अधिक है, तो मैंने इसको न्यूमरेटर को x मान लिया, इसका डबल में 4 जोड़ेंगे तभी इसका डिनोमिनेटर आएगा। अब ये एक बात, ये तो देखिए आपकी इनिशियल फ्रैक्शन है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं 3 और इसमें से घटा देता हूं 3, तो ये भिन्न हो जाती है 2/3। सबसे पहले कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे तो ये देखिए 3 से गुणा होके 3x + 9 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4x और ये देखिए प्लस का 1 तो प्लस का 2। x की वैल्यू 7 आ गई। देखिए आप 4x 3x तो x और ये 2x बराबर 7 आ गया। ये 7 आप यहां रखोगे तो इसका न्यूमरेटर तो 7 हुआ, न्यूमरेटर तो हुआ 7 और डिनोमिनेटर कितना हुआ? दुगने से भी 4 ज्यादा, 7 × 14 = 4 18 हुआ। ठीक, अब बताओ इनका अंतर कितना है? तो देख लीजिए d - n कितना हुआ? 11 हो गया। ये है उस न्यूमरेटर तो आपका ये है ना x और ये डिनोमिनेटर है 2x + 4, तो x की वैल्यू जब 7 आ गई तो 7 तो यहां रख दो, 7 यहां, ये तो 18 हो गया, ये 7 हो गया। तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस तो इसमें 11 का डिफरेंस हुआ। देख लीजिए आप, 11 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। इस तरीके से इसको सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर अब देखिए इसमें ऑप्शन आपके संख्याओं के रूप में दे रखे हैं, तो कोई भी एंगल रखोगे आंसर आएगा। 45 रख दो, आ गया आंसर इसका। तो ये देखिए ये 45 पर हो गया 2 - 2, ये तो हो गया 0 45 डिग्री पर,
और ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4 माइनस का 4 आंसर 45 डिग्री आप रखिए 45 डिग्री पर इसका डायरेक्ट कोई भी एंगल रखोगे आंसर आएगा वैसे तो 30 डिग्री रख दो 60 डिग्री रख दो 090 पर ये इनफाइनाइट हो रहा है तो वो तो पुट करने की जरूरत है नहीं और इसके अलावा कोई सा भी एंगल 45 बड़ा सिंपल एंगल है क्योंकि 1 + 1 2 2 - 2 0 ये तो 0 हो गया और इसका मान -4 आएगा तो -4 इसका आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास। ए बी से 40% कम है जबकि सी ए और बी के योगफल का 40% है तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये देखिए ए बी और सी ए बी से 40% कम है ये 100 है तो ये 60 सी ए और बी का योग का अब ए और बी का योग तो कितना 160 का कितना परसेंट 40% 1664 ये हो गया देख लो आप ले आप भाई ए और बी का योग कितना हुआ 160 का 40% है सी तो 160 का 40% हो गया 64। अब ये कह रहा है बी सी से कितना ज्यादा है यानी ये से कितना ज्यादा है ये देखना है सिर्फ वो कुछ करना ही नहीं तो कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है किससे 64 से इंटू 100 काट दीजिए 9/16 यानी 900/16 हो गया। ये 00 कहां से आ गए 16 ठीक भाग देना है भाग दे लो कट थोड़ा बहुत कट काट नहीं 16 5 80 100 आ गया 96 और 4/16 यानी 1/4 हो गया 56 से 1/4 ये देखिए आंसर। ए बी से 40% कम है बी से 40 तो बी को 100 मान लो ना तो ये 40 कम हो जाएगा 60 हो गया इनका योग है 160 का 40% ये होगा 160 का 40% ये आप कैलकुलेट करो 64। अब ये बताओ कि ये जो है इसे कितना ज्यादा है 36 किससे 64 से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो इसको 56 से। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है जब x को इन संख्याओं में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाती हैं यानी ये जो 4 संख्याएं दे रखी हैं प्रोपोर्शनल नहीं है अगर उनमें प्रत्येक में आप x घटाओगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब ये x क्या है प्रॉब्लम ये फिर इसने पूछा क्या x + 9 एंड x² के बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या है कह रही ये जब आएगा जबकि आपका x कैलकुलेट हो जाएगा तो x को कैलकुलेट करो और x कैलकुलेट करने का तरीका बताया था अगर आप पिछले पेपर में मैंने बताया था कि x डायरेक्ट कैलकुलेट करो ऐसे नहीं कि अलग अलग इनका गुणा और इनका गुणा इनका डिफरेंस तो इनका गुणा देखिए ये हो गया 19 111 172 माइनस अब इनका गुणा तो 28 × 5 140 और 14 154 1540 बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा का डिफरेंस और अब योग बाह्य पदों का योग हो गया 110 मध्य पदों का योग हो गया 8 5 13 83 ये लीजिए डायरेक्ट x है बाह्य पदों के गुणा मध्य पदों के गुणा का डिफरेंस बाह्य पदों का योग और मध्य पदों का योग का डिफरेंस ये आपके पास आ जाएगा ये तो 9 हो गया 154 172 18 ये हो गया तो 189 और ये आपका 17 27 हो गया 27 से कटी रहा 7 बार x का मान 7 है। अब आपको इनका मीन प्रोपोर्शनल चाहिए तो x का मान 7 है ना ये देखिए इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा √ इन दोनों का मल्टीप्लाई x + 9 और इंटू x²।
अब x का मान 7 है, तो अब आप खुद ही बताएं 7 और 9 16 और ये हो जाएगा 49। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो तो आपके पास ये गया 4 × 7 28, इसका आंसर आ जाएगा 28। ये देखिए, यानी ये क्या जोड़े कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, क्या घटाएं कि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। डायरेक्ट गुणा का डिफरेंस और योग का डिफरेंस, गुणा के डिफरेंस में योग के डिफरेंस का भाग दो। अब गुणा किनका, बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, ऐसे बाह्य पदों का योग और मध्य पदों, ये एक्स आ जाएगा। चाहे ये जोड़ने की बात करे या घटाने की बात करे, दोनों में ये एक्स आ गया, तो फिर आगे जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आसान से आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 80, 80वां क्वेश्चन। लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 है और इस रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की सीट की मोटाई ये कह रहा है कि रोलर का द्रव्यमान ज्ञात करो, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, ये तो आपका डेंसिटी होगी ना इसकी। टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट, तो इस रोलर का पहले वॉल्यूम लिखेंगे और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा। अब वॉल्यूम क्या है, क्योंकि रोलर जो होता है होलो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, एक तरीके से खोखला बेलन होता है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है पाई एच। अब एच का मतलब ये रहा लंबाई इसकी 120 सेंटीमीटर, आर प्लस आर, आर माइनस आर। अब ये देखिए, ये तो आर का मान है 24 और इस शीट की थिकनेस 15, तो 15 जोड़ेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा आपका 39। ठीक है, तो इनको एक बार जोड़ें तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39 + 24 और ये 39 - 24, और ये तो है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी जो 8 है, और मैं तो ये कह रहा हूं 1000 का भाग भी दे दीजिए ताकि ये किलोग्राम में आ जाए, अदरवाइज ये ग्राम में आएगा। ऑप्शन में पाई यूज करा तो आपको इसको सोल्व नहीं करना। अब जो बचा है इसको सोल्व करना है आपको। पाई × 120 तो ये हो गया, 9 × 4 = 13, 63 ये हो गया, और ये आपका हो गया 15 × 8 1000। ये तो पाई, ये 120 मल्टीप्लाई करेंगे 144, डबल 2 जीरो कट जाएगा, 10 बचेगा, और इंटू 63/10। भाई 120, 1 जीरो यहां से कट गया, एक जीरो यहां कट गया, 12 × 12 144 आ गया, 63 है ही आपका। और अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, देखें क्या आता है। 63 का 4 × 252 हो गया 25, 252 में 25 और जोड़ दीजिए 27, और ये 90 हो गया, और ये पाई हो गया। 10 का देंगे भाग तो ये पॉइंट यहां लग जाएगा, ये लीजिए 907.2 पाई, ये इसका वेट है 907.2 पाई। वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सॉलिड चाहे कोई सा भी हो, वॉल्यूम उस सॉलिड का और डेंसिटी जिससे सॉलिड बना हुआ उस सब्सटेंस का, सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि आपको डेंसिटी यहां ग्राम में दे रखी है तो ग्राम में आएगा, 1000 अगर आप से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने किलोग्राम में पूछा है, तो इस तरीके से 907.2 पाई किलोग्राम इसका वेट होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा। धन्यवाद।